हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी करोगे। बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो बना दीजिए जो पूरी किताब को कवर करता हो। तो ये वीडियो आपके सामने हाजिर है, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स फुल बुक। तो चलिए बात को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और न्यूमेरिकल वगैरह निकल जाए तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिजिक्स को आसान भाषा में आपके सामने लाता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट भी बने, मुस्कुराहट भी बने और आप शानदार तरीके से क्वेश्चन लगा पाएं। आगे देखते हैं बेटा, ये मैंने आपके लिए क्या किया है कि डिटेल्ड वन शॉट पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस और 30 मिनट का ये देख रहे हैं ना वन शॉट, ये सब बना दिया आपके लिए। एग्जाम टाइम में इसे फॉलो करें। ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी है, वीडियोस के सामने लिंक लगे हैं, जिस भी लिंक को आप क्लिक करेंगे वो वीडियो खुल जाएगा। इसका ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैं लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसका क्लिक करके इस वीडियो लिंक पे जाइए क्योंकि यहां पर एक साथ सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं और आपका समय बचेगा। एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन इसका मिल जाए पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। आपके लिए क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बहुत कम समय बचा रहता है, तो बच्चा ये चाहता है कि कोई इंपॉर्टेंट 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर मिल जाए जिसको लगाकर उसका काम बन जाए। यही काम हम लोगों ने किया है। हम लोग शोर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए हैं। ये फिजिक्स का है, ये मैथमेटिक्स का है, इसी तरह आपको केमिस्ट्री एंड बायो का भी मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं, ये काफी है। तो मैंने यहां पर देखिए पीसीएम और पीसीबी का भी एक साथ क्लब कर दिया है क्वेश्चंस। तीनों सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो 699 में मिल जाएगा, या 12 पीसीबी या 12 पीसीएम। इसमें क्वेश्चंस फुली सॉल्व्ड हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग भी दी है जिससे आप उनकी प्रैक्टिस लगा सके, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे और बड़े अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसको लगाने की काफी है। इसको लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चीजें आसानी से कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो बच्चे लेना चाहते हैं वो कहां से लेंगे, तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, शोर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, उनको आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए फटाफट आज की बात स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए पहला जो डेरिवेशन है इसमें 8वें पायदान पर, वो टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का भी डेरिवेशन कराया हुआ है और साथ में मैंने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस भी कराया है। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से आपकी समझ में आए। पहली बात कर रहा हूं टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, पहले चैप्टर की कहानी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। देखिए एक डाइपोल रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वो P से दिखाया है -q से +q की तरफ होता है जैसा आप देख रहे हैं। और ये एंगल बना रहा है, ये थीटा कोई ले लीजिए आप, ये थीटा एंगल है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, देखिए जो फोर्स लगेगा ना, यहां FQE लगेगा, यहां FQ, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगे जो टॉर्क को जनरेट कर देंगे। तो देखिए डाइपोल मोमेंट हो गया P = Q × 2a, ये हम लोग जानते ही हैं। प्लस पे जो फोर्स लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्लस पे, और माइनस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गए, इससे बनेगा टॉर्क। अब टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हो बेटा आप लोग, फोर्स लेते हो, दो इक्वल फोर्सेस हैं तो दोनों में से कोई एक आइदर वन फोर्स और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F की वैल्यू हो गई देखिए QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहा, इसके बीच और यहां फोर्स के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर टोटल लेंथ थी 2a, ये एंगल था थीटा, तो ये आर्म कितनी हो जाएगी 2a sin थीटा। साइन थीटा होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसी फॉर्मूले से लगा दिया कि भाई परपेंडिकुलर कितना होगा, तो हाइपोटेन्यूज इंटू 2a sin थीटा। तो ये 2a sin थीटा क्या रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां हमने QE जो कि फोर्स था उससे 2a sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे देखिए Q × 2a को एक साथ ले लिया है, और E sin थीटा। Q × 2a क्या होता है, यहां से हमने देखा था ये डाइपोल मोमेंट होता था, तो Q टाउ = P sin थीटा आ गया। ये हो गया आपका बेटा क्या, डाइपोल मोमेंट। और इसी को नॉर्मली हम लिख देते हैं टॉर्क वेक्टर फॉर्मूले में P × E।
पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उनका क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। चलिए अब अगला डेरिवेशन देखते हैं जो कि नंबर 7 है, डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 2 का है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, कि एक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट करते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी सेव होता है या कितना आपको वर्क डन करना पड़ता है। ये देखिए यहां पर मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, ये फिगर वही है जो भी बनाई थी। एक डायपोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस डायपोल को ना मान लीजिए θ1 एंगल था, ऐसे θ2 आप घुमाना चाहते हो, रोटेट कर रहे हो अगेंस्ट द टॉर्क, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अभी टॉर्क ऐसे लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। यही बात यहां लिखी है कि हमारे अभी सिचुएशन क्या है, इस पे टॉर्क लग रहा है पी साइन थीटा, अभी हमने देखा था, और आप अगर टॉर्क घुमा रहे हो डी थीटा, एक छोटे से एंगल के रूप में इस डायपोल को घुमाया है अगेंस्ट द टॉर्क, जो टॉर्क अभी अप्लाई हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा भाई, छोटा एंगल था तो छोटू वर्क डन होगा, यानी डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है रोटेशन के केस में, जैसे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशन में होता है वर्क डन टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये टॉर्क इंटू डी थीटा हो गया। टॉर्क की वैल्यू है पी साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि जो टॉर्क है ना यहाँ पर, ये देखिए थीटा पर डिपेंड करता है, तो सिंपल फॉर्मूला आप टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बदलेगा टॉर्क बदलेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलस लगानी पड़ जाती है। तो डी डब्ल्यू हो गया टॉर्क इंटू डी थीटा, यानी पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हमको निकालना है टोटल वर्क डन, ये तो छोटू वर्क डन है, तो मान लीजिए θ1 से θ2 तक आपने इस डायपोल को घुमाया है, θ1 से पहले एंगल θ1 था, अब घुमा के θ2 कर दियो, तो θ1 से θ2 घुमाने में कितना वर्क डन आपने किया है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। इस छोटू वर्क डन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, θ1 से लेकर θ2 तक, बड़े आपसे इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें जो वैल्यू देखिए पीई तो कांस्टेंट था, बाहर चला गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब वैल्यू रख दीजिए, जब वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही जो वर्क डन आप कर रहे हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा डायपोल के अंदर। तो इसको W लिखिए, चाहे साथ में U लिख दीजिए, जो पोटेंशियल एनर्जी एक ही रहेगी, यानी पीई cos θ1 माइनस cos θ2। अब अगली एक और बात कर लेते हैं कि मान लीजिए θ1 का एंगल 90 डिग्री है, शुरू में ऐसे है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से 90 बना रहा है, और आपने तब घुमाया है θ2 थीटा तक, 90 से थीटा घुमा दिया है। इसी फॉर्मूले में आप θ1 को 90 डिग्री पुट कर दीजिए और θ2 को थीटा पुट कर दीजिए, तो ये cos 90 तो बेटा 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या बची रह गई, cos 90 होता है 0, तो ये माइनस पी cos थीटा हो गया, और इसी को बोलते हैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए पी डॉट ई, इसका रिजल्ट माइनस पी cos थीटा। तो ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जब भी आप ध्यान रखेंगे, ये मान के चलेंगे कि जब वो परपेंडिकुलर होगा डायपोल, तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। ये कन्वेंशन है, यहां पे लिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब आपका डायपोल 90 डिग्री पर हो और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। इस बात को पकड़िए, ये डेरिवेशन हो गया 7 वाला। ये भी बड़ा पूछा जाता है, आप ये डेरिवेशंस करेंगे तो काफी आपको एडवांटेज मिलेगा। अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं बेटा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पायदान पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। दो पैरेलल वायर्स हैं, उनमें करंट फ्लो कर रही है, उसमें फोर्स कितना लगता है, इसका डेरिवेशन पूछते हैं। तो यहां देखिए दो मैंने सिचुएशंस बनाई हैं, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, एक में करंट I1 एक में करंट I2, इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, उनको बोलते हैं पैरेलल करंट्स। पैरेलल करंट्स का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब पैरेलल करंट्स होती हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए फोर्सेस मैंने लगा दिया है, और यहां पर F1 F2 जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अलग है, इधर है तो एक इधर है।
ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है एक दूसरे के विपरीत हो, ये देखिए ऊपर जा रही है, ये देखिए नीचे जा रही है, एंटी पैरेलल करंट जिनको बोलते हैं, उस समय इनमें रिपल्शन होता है। देखिए फोर्स ये बाहर की तरफ लग जाता है। तो जब पैरेलल करंट्स होंगी तो अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल करंट्स होगी तो रिपल्शन। अब ये फोर्स जो लगता है वो लगता कितना है, इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो पहली बात लेते हैं, देखिए जो मैग्नेटिक, मान लीजिए ये जो I1 करंट फ्लो हो रही थी, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, और डायरेक्शन मैंने दिखाया परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड दी प्लेन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर। और ये यहां पर जब भी आप रूल लगाओगे ना, अंगूठा रखोगे आई की डायरेक्शन में और ऐसे पंजा मोड़ोगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, कट्टम का निशान है, क्रॉस का निशान, यानी परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और B1 की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर ये है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर हुआ क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है। भाई I2 क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे लगेगा भैया फोर्स, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चलिए भैया फोर्स की बात कर लेते हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर I2 इन B1 में I2 रखा, फोर्स कितना लगेगा, IBL साइन थीटा होता है। तो करंट हो गई इसके अंदर वाली यानी I2, इसकी लेंथ ले लेते हैं कि कितने पे फोर्स लग रहा है, वो L हो गई। B1 याला मैग्नेटिक फील्ड, और B1 और करंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90। अब F2 की वैल्यू हो गई I2L, B1 की वैल्यू ये ऊपर से लिख दी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर, बड़ा आसान है। और साइन थीटा हो गया 1, बस काम खत्म। इसको रीअरेंज थोड़ा कर लिया जैसे हम पकड़ पाए, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R और बाद में L लिख दिया। ये था टोटल फोर्स L लेंथ पर। हम यहां बात करते हैं अक्सर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम इस L को F2 के नीचे ले आएंगे। ये क्या चीज हो गई, इसको स्मॉल f से दिखा देते हैं। ये हो गई कि भैया वायर पे पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, वो लग जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये फोर्स लग गया। ये हमने इसकी कहानी निकाली। जब इसी तरह आप I1 के लिए निकालोगे, जब सिमिलरली फॉर F1 यानी इसके लिए करोगे तो भी यही प्रोसेस को रिपीट कर देना है, और आप देखेंगे कि इस पे भी जो फोर्स निकलेगा वो इतना ही निकलेगा। यहां पर देखिए 2 पाई वैल्यू छूट गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां लिख दूं। देखो ये आता है कि नहीं आता है, शायद आ गया है, ये 2 पाई। तो ये 2 पाई वैल्यू आप यहां पर ले लीजिए। अब मैं यहां पर पॉइंट फिर से लेजर पॉइंटर ले लेता हूं जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे। म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R, ये वैल्यू यही हो गई। अब ये देखिए दोनों जो फोर्सेस होते हैं ये इक्वल है एंड अपोजिट इन नेचर है, तो इस बात को जरूर पकड़ के रखिएगा। और इस बात को खत्म कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आगे बढ़ गई स्लाइड। तो F1 बराबर F2, तो इस तरीके से आप चीजें निकाल सकते हैं। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, अट्रैक्शन होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना लगेगा जो निकाला गया है। दोनों पर इक्वल फोर्स होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां पर फोर्सेस एक दूसरे के विपरीत है एंटी पैरेलल करंट्स में। ये आपका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपसे काफी पूछा जाता है, इसकी तैयारी करके रखिएगा। उम्मीद है आप इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये भी काफी, ये 6 नंबर का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका सवाल है। तो 2 सोलेनॉइड हम बना देते हैं जो आपके सामने आपको दिख रही हैं। अब इसमें देखिए एक का नाम हमने दिया S1 सोलेनॉइड 1 और एक का नाम दिया सोलेनॉइड 2। ये सोलेनॉइड 1 जो है, ये इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको N2 से दिखाया है, ये N1 से दिखाया पहले वाले को, दूसरे में N2 से दिखाया है। और जो टर्न डेंसिटी है, लीनियर टर्न डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो N1 की वैल्यू है कैपिटल N1 अपॉन L। और S2 और S1 दोनों सोलेनॉइड की लेंथ सेम ली है। अगर लेंथ सेम नहीं लेंगे तो ये आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, सरलता के लिए कोर अपने सिलेबस के हिसाब से दोनों की सेम लेंथ। अब उसके बाद इसमें टर्न्स ऊपर वाले में N2 है और ये लीनियर टर्न डेंसिटी हो गई N2 अपॉन L, कैपिटल N2 अपॉन L। जो छोटी वाली जो सोलेनॉइड थी यानी पहली वाली सोलेनॉइड, उसका रेडियस देखिए R1 है, और बड़ी वाली सोलेनॉइड जो कि S2 है उसका रेडियस R2 है। ये सारे पैरामीटर्स हो गए। अब देखिए आपको दिखाता हूं कि इसका म्यूचुअल कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये लिखा है कि दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड है, यानी एक्सेस दोनों का एक ही जगह है,
और इनकी लेंथ L है। S2 इज 1/r, यानी S2 को S1 के ऊपर लपेटा है। ठीक है, ये इसलिए लिख देता हूं कि कई बच्चे कहते हैं मैं लिख नहीं पाता हूं सेंटेंस, तो ये आप की पॉइंट से इसको लिख दीजिएगा। S2 को S1 पर हमने लपेट मारा है। अब देखिए, पहले हम पास करते हैं S2 में करंट I2। इसमें हमने I2 करंट पास की, भैया दिखाई पड़ रहा है हमको। ये I1 नहीं उस समय पास है, पहले I2 पास कर रहे हैं। I1 अभी भूल जाओ। तो I2 आपने पास की, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी वाली ये जो S2 सोलेनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? B की वैल्यू होती म्यू नॉट N2 I2। ये फॉर्मूला होता सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनने का। अब देखिए, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है अंदर वाली सोलेनॉइड से, वो कितना है? अंदर का मतलब S1। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड, यानी S1 के अंदर कितना लिंकेज है? 5 ले लिया। फॉर्मूला होता है B इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो N से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए B2 हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड था वही इसके अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2। एरिया कौन सा है? अंदर वाली कॉइल का। ये एरिया किसका है? छोटी कॉइल का। छोटी मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। और ये N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द S1, यानी अंदर वाली कॉइल का। ये इसकी B2 की वैल्यू ऊपर से यहां पे जो लिखी थी बेटा, ये वैल्यू यहां पर कॉपी पेस्ट कर दी गई। तो म्यू नॉट N2 I2 और A N1, ये हो गया क्या चीज? फ्लक्स जो लिंक है इनर सोलेनॉइड में। बहुत अच्छी बात हो गई। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। भाई ये जो कॉइल 1 था इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको लिखते हैं M12। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? φ1 जो इस कॉइल में फ्लक्स है और दूसरी कॉइल में जितना करंट है, φ1 अपॉन I2। ये देखिए, φ1 तो हमने यहां से निकाल रखा है, ये वैल्यू डाल दी म्यू नॉट N2 I2 AN1, और I2 नीचे, ये I2 कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू नॉट N2 AN1। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब इसी तरीके से जब आप म्यूचुअल, ये देखिए यही चीज मैंने यहां लिख दी है। अब इसके बाद आप जब M21 निकालेंगे, यानी M21 निकालने में क्या करेंगे? I1 में करंट फ्लो करेंगे और I2 का M निकालेंगे। तो वहां पर भी आप क्या देखेंगे कि जो M21 आएगा वो इसी के बराबर आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 इज इक्वल टू दी M12। यहां पर दोनों रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी इसी को बोलते हैं। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, यानी पहले इन दोनों कॉइल में कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है ये इमैटेरियल हो जाता है। किसी को भी प्राइमरी ले लीजिए, किसी को भी सेकेंडरी ले लीजिए, जो उसका M निकलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस वो सेम रहता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ना, इस जोड़े की प्रॉपर्टी है, इस पेयर की प्रॉपर्टी, किसी एक की नहीं है ना, इस जोड़े की जिस प्रॉपर्टी है। तो इसको आप पकड़ के रखिए, इस तरह से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं प्यार से। ये इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड निकालने के लिए। अब यहां पर देखिए, मैंने कुछ फॉर्मूले को आगे बढ़ा दिया है जिसे आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर पाए। M की वैल्यू है म्यू नॉट, जो ऊपर लिखी थी, N2 N1 अपॉन A अपॉन L, और यहां पर N2 और N1 की वैल्यू अगर यहां से पुट कर देंगे आप, N1 इंटू L और N2 इंटू L, तो एक L, ये देखिए जो L यहां पर लिखा हुआ है ये L कट जाएगा, L इंटू में आएगा। तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, ये शायद हटा तो ना पाऊं, मैं यहां देखता हूं ये आएगा कि नहीं। मैं इरेजर लाने की कोशिश में हूं, नहीं आ रहा है, जबकि एक दो बार आ चुका है। कोई बात नहीं है, तो मैं कंट्रोल E करूंगा, शायद इरेजर आ जाए उससे। अब भी नहीं आया, तो ये यहां पर L नहीं होगा, इसके साथ L होगा। इसको सही कर लीजिएगा, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं, इसको लेजर पॉइंटर फिर से लाता हूं। तो यहां पर ये आप समझ गए, ये ए है एरिया। यहां पे ध्यान क्या रखने वाली बात है बेटा, ये जो एरिया है ना, ये इनर सोलेनॉइड का होता है। कई किताबों में लिखते हैं कॉमन एरिया। यहां पर कोई भी ले लो आप इस कहानी में, जो अंदर वाली सोलेनॉइड होगी एरिया उसी का लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। चलिए अगली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो ये देखिए एक डायग्राम है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं करंट एलिमेंट आईडीएल हमारा छोटा सा एलिमेंट है, और यहां पर ये रेडियस की तरफ
ये आर का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, देखिए दोनों का 90 डिग्री पर। और यहां पर अगर आप इसका वो निकालें क्या बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते ही हैं कि अपने राइट हैंड को अगर पंजे को आप करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस एलिमेंट के लिए भी अंदर की तरफ है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, ये जो करंट एलिमेंट था ना आईडीएल, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बायो सावर्ट लगा दीजिए आप सेंटर ऑफ द कॉइल पे। तो डीबी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट्स लॉ है, कुछ और नहीं है। तो डीवी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया, अब हमको तो टोटल बी चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बी की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन डीबी, तो यहां पर इस वैल्यू को रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। जो चीजें कांस्टेंट है, देखिए म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट ये बाहर चली आई, केवल इंटीग्रेशन डीएल का करना है। डीएल है क्या, लाइन इंटीग्रल, तो पूरे जो 2 पाई आर है इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, वो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पाई आर आ गया। अब इस आर को इस आर से काट दीजिए यहां पर, ये देखिए ये आर इस आर से कट गया, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, और ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई, और ये 2 पाई से 2 काटोगे तो 2 आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये डेरिवेशन हो गया। देखिए बड़ा ही छोटा प्यारा डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का ये डेरिवेशन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से, कितने कम समय में आपका काम बन रहा है। आगे की बात करते हैं। ये बड़ा एक लंबा डेरिवेशन माना जाता है जब ये पूछते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस रे ऑप्टिक्स का में डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन को समझाने के लिए कुछ केसेस में बना देता हूं, क्योंकि आजकल क्या होता है कभी कभी किसी पर्टिकुलर केस का नाम लेके आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें केसेस बनते हैं टोटल 4 केसेस बनते हैं जो आपके कॉन्वेक्स के लिए बनेंगे सरफेस के लिए, 2 बनते हैं कॉनकेव के लिए। आपको दिखाए बिना समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने आपको 4 केसेस बना दिए हैं कॉन्वेक्स सरफेसेस के लिए। ये देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो स्फेरिकल सरफेस देखिए कॉन्वेक्स भी हो सकती है और अंदर धसी हुई यानी कॉनकेव भी हो सकती है। ये 4 केसेस कैसे बने हैं, देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रेयरर मीडियम में है। यहां पर स्लैब है, देखिए पूरा भरा हुआ, आपको दिख रहा होगा, ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। तो रे यहां से चलती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, या कह लीजिए ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा है। तो इसकी जो इमेज है ना वो या तो रियल बनेगी या बाजू में देखिए वर्चुअल बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है रेयरर में, इमेज हो गई रियल या वर्चुअल, 2 केस। और ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में, तो फिर उसकी जो इमेज है वो भी 2 बन गई, रियल या वर्चुअल, 4 केस बन गए। यानी ऑब्जेक्ट एक बार रखा है रेयरर में, रियल वर्चुअल इमेज 2 केस। ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर में, रियल वर्चुअल 2 केस। तो टोटल मिला के बेटा ये 4 केसेस हो गए। ये डायग्राम आपके पास है, मैं एक के लिए डेरिवेशन कर दूंगा, बाकी आप किसी भी केस के लिए पूछा जाए वैसे ही डेरिवेशन करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी उसे आप हमेशा अल्फा कहिएगा। जो इमेज बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, आई मतलब इमेज, वो बीटा एंगल बनाता है। और जो ये जो नॉर्मल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से मिल रहा है वो हमेशा एंगल बनाएगा गामा। किसी भी डायग्राम में आप देखेंगे तो ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ये देखिए यहां पर ये अल्फा ऑब्जेक्ट, इमेज बीटा, और ये गामा सी वाला, इसी तरह इसमें भी। तो इसको एक डेरिवेशन में करा दूंगा, कोई केस आ जाए सेम फंडा इस्तेमाल आपको करना है। चलिए इसके बाकी जो 2 केसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं जो कॉनकेव सरफेस के लिए होते हैं। अब कॉनकेव सरफेस में क्या होता है ना, हमेशा बनती है वर्चुअल इमेज। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेयरर मीडियम में है तो भी केवल आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज, रियल नहीं बनेगी। और अगर डेंसर मीडियम में है तो भी बनेगी वर्चुअल इमेज, रियल नहीं बनेगी। तो 2 ही केस बने कि भाई ऑब्जेक्ट है, इमेज बननी है हमेशा वर्चुअल, चाहे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो चाहे ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो। तो केवल 2 ही केस रह गए, रियल वर्चुअल वाला खेल खत्म हो गया। तो यहां पर भी वही चीज देखिए फॉलो की गई है। ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा, इमेज बना रहा है बीटा, और सी से जाने वाली लाइन गामा। इसको पकड़ के रखिए, मैंने सारी बातें लिखी हैं जिसे शांति से आप समझ सकें, और मैं समझा भी रहा हूं।
अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। मैंने आपको समझाने के लिए एक केस पकड़ लिया, पहला वाला केस, जबकि ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में, इसका इमेज बन रहा है रियल। ठीक, ये पहला केस जो मैंने समझाया था आपको, और ये सरफेस है कॉन्वेक्स। शुरू करते हैं बात। देखिए अब ये यहां पर ट्रायंगल, देखिए जो सारी बातें मैंने बनाई हैं कि जहां पर ये हिट करता वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसे एम बोल रहे हैं, और एन से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, एनएम कहलाएगा। अब यहां पे देखिए ट्रायंगल ले लीजिए एन ओ सी, ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए एन ओ सी। ये देखिए जो इंसिडेंस वाला एंगल है आई, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से ये अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। ट्रायंगल का रूल ही ये बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट साइड के दोनों एंगल का सम होता है। तो दिस एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यही बात लिख दी गई है। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ते हैं एन आई सी। एन आई सी, एन पकड़ा, आई पकड़ा और सी पकड़ा, ये ट्रायंगल देखो, इसमें एक्सटीरियर एंगल है गामा। देखिए ध्यान से, तो ये आर प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। भाई आर ये क्या है, नॉर्मल से बनने वाला एंगल, तो आर प्लस बीटा के बराबर गामा। ये देखिए गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब क्योंकि हमको आई आर की जरूरत है, इसलिए आर एक साइड कर लेंगे, तो ये गामा माइनस बीटा हो गया। ऐसे ही आप करिएगा, आपको आई और आर चाहिए, तो यहां पर आपने आर और आई लिख लिया। अब देखिए अगला कदम, ये जो रेज होती हैं इसमें हम मानते हैं कि ये पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के करीब वाली रेज। मार्जिनल रेज होती हैं दूर, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं। तो ये जो पैरेक्सियल रेज होती हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब करीब होती हैं, पास पास होती हैं, जिससे जो भी एंगल फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा गामा आई आर, ये सारे छोटे एंगल बन जाते हैं। तो यहां पर पैरेक्सियल रेज ले ली है, जिससे सभी एंगल्स आपके छोटे बन जाएंगे। अब देखिए अल्फा हो जाएगा 10 अल्फा के बराबर, क्योंकि ये छोटा एंगल है, और 10 अल्फा यहां पकड़ लीजिए आप, ये देखिए अल्फा है। तो इस ट्रायंगल में बात करें, ये देखिए ये ट्रायंगल देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया एनएम और बेस हो गया ओएम, 10 अल्फा के बराबर। अब ये क्योंकि ये छोटे एंगल्स हैं, इसलिए एम जो है वो पी के काफी करीब होगा। तो अगर कहीं पर आप लिखा हुआ है ओ एम लिखा हुआ है, जैसे ओ एम, तो उसे हम ओपी कह सकते हैं, क्योंकि पी और एम लगभग एक जगह होगा। तो यहां पर ओ एम की जगह ओपी मेंशन कर दिया, एनएम की जगह एनएम। इसी तरह बीटा की बात की जाए, 10 बीटा, तो बीटा देखिए ये एंगल है। अब परपेंडिकुलर क्या रहा, देखिए एनएम और ये एम आई बेस, एनएम अपॉन एम आई। अब एम आई को क्योंकि एम पी के पास है तो हम पी आई लिख देंगे, ये देखिए पी आई लिख दिया है अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह हम गामा पकड़ लेते हैं एंगल, गामा में भी परपेंडिकुलर एनएम, बेस इज एमसी, तो एनएम अपॉन एमसी, एनएम लिखा, एम क्योंकि पी के करीब है तो इसलिए पीसी, प्रियंका चोपड़ा हो गई मजाक के लिए, एनएम अपॉन पीसी हो गया, बात पकड़ में आई, एनएम अपॉन पीसी हो गया, ये वैल्यू हमारी बन गई। अब देखिए अगला स्टेप, ये मैंने वैल्यू लिख ली है। अगले स्टेप पे क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। इसीलिए हमको साइन आई और मतलब आई और आर चाहिए था, इसीलिए यहां पर आई और आर लिखा था। तो यहां पर देखिए स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 1 म्यू 2 को आप लिख देंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब ये आई और आर भी छोटे हैं, तो ये देखिए म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन म्यू 2 साइन आर हो गया। क्योंकि साइन आई एंगल छोटा है इसलिए साइन आई के बराबर होगा, आर छोटा है इसलिए साइन आर के बराबर होगा। अब इसी में इस फॉर्मूले में साइन आई की जगह आई लिख दो, साइन आर की जगह आर लिख दो, तो म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर। अब ये जो आई आर हैं उनमें ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे एंगल वाली, ये देख रहे हैं, और ये पुट करके यहां लिखा हुआ देखिए म्यू 1 लिखा, ये आई 1 था, आई था, दिस इज अल्फा प्लस गामा, म्यू 2 आर था, गामा माइनस बीटा, ये देखिए एंगल लिख दिया। और इन एंगल ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है ये यहां से निकाली हैं, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो एनएम देखिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, एनएम अपॉन ओपी, ये एनएम अपॉन ओपी आ गया। गामा क्या थी यहां देखिए, एनएम अपॉन पीसी, एनएम अपॉन पीसी, गामा थी एनएम अपॉन पीसी, बीटा है एनएम अपॉन पीआई, ये देखिए बीटा एनएम अपॉन पीआई, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर ये एनएम 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 कॉमन है, इसको काट दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ पाएंगे, मैंने पहले से लिखा है जिससे कि
इसमें गंदगी ना फैले, आपको प्रेजेंटेशन जब मिले तो क्लियर कट मिले। एनएम उड़ गया तो ये म्यू1 1/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू म्यू2 1/PC माइनस 1/PI मिल गया। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर म्यू1 से और म्यू2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसको अरेंज कर लिया है। देखिए पीसी एक जैसे थे तो ये पीसी वाले टर्म को एक साथ ले आए, तो ये म्यू2 और म्यू1 वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1/PC, और ये म्यू1/OP यहां से मिला और ये म्यू2/PI यहां था, इधर चला गया। अब इसके बाद हम OP PI PC की ना साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज पुट कर देंगे, वो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं चलता हूं अगली स्लाइड में। अब यहां पर देखिए जो वैल्यू लिखी थी म्यू1/OP जो पीछे से आई है प्लस म्यू2/PI इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/PC, साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए। यहां पर देखिए OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो माइनस यू हो गया, PI इमेज का डिस्टेंस है, प्लस रे के अपोजिट जा रहे हो प्लस वी हो गया, पीसी ये आर इसका क्या है प्लस आर मेंशन कर दिया। ये ओपी पीआई पीसी की जो वैल्यूज हैं विद साइन यहां पर पुट कर दीजिए आप, ये देखिए यहां पर पुट कर दिया। u1/OP की जगह माइनस यू, म्यू2/PI की जगह प्लस वी और पीसी की जगह प्लस आर। अब इसको माइनस साइन को रीअरेंज कर लिया मतलब, और सिंपल सा फॉर्मूला आ गया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय जो रेज जा रही हैं वो रेरर टू डेंसर मीडियम है। चाहे आप कह दीजिए कि ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में, रे वहीं से जाती है जहां ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है रेरर मीडियम में। जब ये डेंसर टू रेरर जाएंगे अपोजिट इसकी, वो भी मैंने लिख दिया जैसे आप समझ पाए। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट वो डेंसर मीडियम में है तो रे जाएगी डेंसर टू रेरर, उस समय ये जो म्यू1 म्यू2 होते हैं ये आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो म्यू2 की जगह म्यू1 आ जाएगा और म्यू1 की जगह म्यू2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला वैलिड हो गया डेंसर टू रेरर वाला। तो ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का कोई भी केस दे दे, करना इसी तरीके से, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं फटाफट। चलिए आगे की पढ़ाई चलते हैं। और ये सेकंड नंबर का डेरिवेशन जो बच्चे कहीं कह रहे थे बताने के लिए, ये आपसे काफी पूछा जाता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और व्हेन द फाइनल इमेज एट डी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैग्नीफाइंग पावर निकालिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है, फोटोग्राफ, इसी का इस्तेमाल अगली स्लाइड में करेंगे छोटा करके, तो आपको दिख जाए आराम से, इसलिए बड़ा बड़ा दिखाया है। आप जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरफ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हो गया आईपीस, और यहां पर ये एक ये जो आप ए बी रखते हैं ये फोकल लेंथ के पास में रखते हैं, इसका इमेज बनाता है ये A' B', और ये इन दोनों के इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच इमेज का फॉर्मेशन हो, ऐसा जुगाड़ हम बनाए रहते हैं जिससे इसका इनलार्ज इमेज हमको मिल जाए। इसने इसकी इमेज बना दी इनलार्ज, अब डी पर बन रहा है तो इस समय वीई की जो वैल्यू है वो डी के बराबर हो जाएगी साहब। अब ये जो फॉर्मूला है ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, MO इंटू ME VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहां से आया है, तो आई टैब में ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा, मैंने वीडियो बनाया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे डेरिवेशन समझाए कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। अगर आपके मन में ये बात उठ गई है तो आई टैब में ऊपर लिंक दिखेगा, बट उस लिंक को क्लिक करके आधे घंटे का या 40 मिनट का वीडियो होगा, वो आप देख लीजिए, फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन पावर के लिए। यहां पे देखिए VO UO UE कई भाषाएं हैं, तो इसको हम सरल करेंगे जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर निकाल पाए। आइए चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो नेक्स्ट में आते हैं और डेरिवेशन देखते हैं। ये देखिए ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पीछे समझाया था। यहां VE की वैल्यू D के बराबर है क्योंकि फाइनल इमेज कहां बना रहे हैं हम लोग, D के ऊपर। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज है D पर, और M का जो फॉर्मूला था वो मैंने लिख दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आईपीस के लिए, आईपीस होता है आंख के पास वाला, उसके लिए लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली जो 1/UE लिखा है इसकी वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए U हो गया माइनस UE, ये डिस्टेंस कितना है माइनस UE, V कितना है इस तरफ बन रहा है, दिस इज माइनस D, ये D है विथ साइन लगाया माइनस D, F होता है प्लस FE, तो लेंस फॉर्मूला लगा दिया 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/FE की वैल्यू क्या होगी, विथ साइन पुट कर दीजिए, V की वैल्यू माइनस D, U की वैल्यू माइनस UE। अब ये आ गया 1/FE इज इक्वल टू माइनस 1/D प्लस 1/UE।
तो यहां से 1/UE निकाल लो तो ये 1/FE प्लस 1/D मिला। इसी को इसमें पुट करेंगे। देखिए अगली बात आपके लिए, ये देखिए ये फॉर्मूला था जो मैंने लिखा था, M इक्वल टू MO इंटू ME और VO/UO इंटू D/UE। तो VO/DO रहने दिया, D को अलग कर लिया और 1/UE की वैल्यू यहां से पुट कर दी। ध्यान से देखिए, अब 1/UE की जगह 1/FE प्लस 1/D यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दी, D को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो D/FE D/D विच इज 1। और ये आपका बन गया फाइनल इमेज। अगर D पर है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपका आएगा VO/UO 1 प्लस D/FE। कई जगह कई किताबों में इसकी लेंथ ट्यूब L की भाषा में फॉर्मूला लिखा होता है, तो उसका भी निवारण हम लोग कर देते हैं। देखिए यहां पर ये जो AB था ना इमेज, ये काफी करीब था फोकल लेंथ के, तो UO को हम लोग ले लेंगे FO के बराबर। ये देखिए UA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, और ये जो इमेज बनती है ये इस लेंस के काफी करीब बनती है। तो यहां पर ये जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, वो ट्यूब का मतलब इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी L, वो VO को अप्रोक्सीमेटली बराबर करे दे रहे हैं L के। ये देखिए, तो जो M0 है जो कि यहां V0/U0 था, उसकी वैल्यू हो गई L, विद साइन रखोगे तो -F0, और ये रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये फॉर्मूला बन गया -L/F0 1 प्लस D/FE। अब इसमें कहीं L की वैल्यू आपको लिखनी पड़ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब है, दोनों लेंसेस की दूरी, तो VO और UA की न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ दीजिएगा, विद साइन नहीं जोड़ना है, इसलिए मॉडल्स लगा दिया है। L क्या है? इन दोनों लेंस के बीच की दूरी VO प्लस UE, केवल गिनती जोड़ना है, साइन के साथ नहीं जोड़ना है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल आया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब फाइनल इमेज बन रही है कहां पर? D के ऊपर। फर्स्ट क्लास निकाल लेते हैं। अब नंबर 1 की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये टेलीस्कोप की बात है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जब फाइनल इमेज कहां बन रहा है आपका? इंफिनिटी पे बन रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें भी देखिए मैग्नीफाइंग पावर इसकी होती है -FO/UE। ये जो टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर है। ये कहां से फॉर्मूला आया है अगर आपको नहीं पता, आई टैब में लिंक मिलेगा, क्लिक करके वीडियो देख लीजिए कि भाई ये जो टेलीस्कोप होता है उसका मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर या सिंपल मैग्निफिकेशन, तीनों बातें एक हैं, -FO/UE बोलते हैं। अब ये जो केस है, देखिए टेलीस्कोप के केस में ये वाला जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका अपर्चर भी बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बड़ा, तो ये बड़ा लेंस दिख रहा है। आंख के पास वाला यानी आई पीस, वो छोटा फोकल लेंथ होता है, अपर्चर भी छोटा। तो क्योंकि हम टेलीस्कोप से तो सूरज चांद सितारे देख रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज आई और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बन गई। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में ये जो बन रहा है इमेज, ये इंफिनिटी पे जाएगा क्योंकि केस हमने वो लिया है। अब ये जो FO है ये इसके फोकस पे रहेगा, तो ये कहां भेज देगा इसको? इंफिनिटी के ऊपर। ये आपका इंफिनिटी वाला डायग्राम बन गया। ये जो डिस्टेंस अभी इसमें सेम नहीं दिख रही है, ये जो डिस्टेंस UE है, अगर इसको आप FE के बराबर कर दें, माने ये पॉइंट आपका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाए, तो ये कहां बना देगा? ये पैरेलल रेज निकल जाएंगी और इंफिनिटी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहां पे मिनिमम मैग्निफिकेशन, जब भी इंफिनिटी पे इमेज बनती है मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं। बहुत देर तक उस इमेज को देखेंगे तो आंखों में परेशानी नहीं होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी के ऊपर, तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर है तो यू की वैल्यू क्या हो गई? देखिए -UE, और V की इंफिनिटी F है, FE के बराबर वैल्यू रखेंगे, FE बराबर UE। और वैसे भी हम जानते हैं अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट आई पीस है किसी भी इमेज को इंफिनिटी पे बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ पे होना चाहिए, तो UE FE के बराबर होना ही चाहिए, तभी तो बनेगा इंफिनिटी पर। ये FE बराबर UE, इस फॉर्मूले में -FO/UE में साइन चाहे तो रख दीजिएगा और UE की जगह FE पुट कर दीजिए, तो -FO/FE आ गया। ये फाइनल इमेज एट इंफिनिटी वाला केस समाप्त हो गया। ये
टेलीस्कोप के लिए जब इमेज इंफिनिटी में है तो उसका फॉर्मूला आपका आ गया। तो आप इसको देखिए, मैंने पूरा करा दिया 40 मिनट के अंदर, आप इसका फायदा उठा लीजिए। और हाँ, इसका मैंने पहला पार्ट 1 बना रखा है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर 10 डेरिवेशन है, वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 अगर आप कर लेते हैं तो मुझे 99% उम्मीद है कि आपके डेरिवेशन इसी में से आ जाएंगे। इसमें मैंने 8 डेरिवेशन बताए हैं, उस पार्ट 1 में मैंने 10 डेरिवेशन बताए, टोटल हो गए 18। 40 मिनट का वो भी वीडियो है, 40 मिनट का ये भी है, उसका भी लिंक लगा रहा हूं ऊपर, क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फोटो दिखेगी यहां पर, क्लिक करिए और पार्ट 1 भी देखिए और शानदार तरीके से अपना काम बनाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, बड़ी कड़ी मेहनत से आपके लिए चीजें बनाई हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है, उसको क्लिक करके अपना फायदा उठा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।